हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी बायोलॉजी की लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी डेली सुपरफास्ट रिवीजन की। उसमें हम जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूईटी 2022 के एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, आज उसकी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो वो भी आप इस क्लास के बाद देख लीजिएगा। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं बायोलॉजी के सुपरफास्ट तरीके से, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सकें और आपका रिवीजन भी साथ का साथ हो जाए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर देख रहे हो तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप एग्जाम सिलेक्शन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस उसी चैनल पर लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। थोड़ा क्वेश्चन जो है पहले मैं बेसिक से फिर थोड़े टफ की ओर चलूँगा, इसलिए आप लोगों को पूरी क्लास अटेंड करनी है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सीपी स्वानसन, बी है आपका रॉबर्ट हुक, सी है आपका एके शर्मा और डी है हर्टविग। आप लोगों को लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर बात करें तो फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी की, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो है उसकी अगर बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्न साइटोलॉजी का आंसर हो जाएगा सीपी स्वानसन। फिर बात करते हैं एके शर्मा जो है, उनके लिए कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, है ना। तो भारत के लिए अगर पूछा जाता है तो भारत के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, इंडियन साइटोलॉजी की जो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है वो एके शर्मा है। यहाँ पर अगर बात करें हर्टविग की, तो हर्टविग ने क्या किया था, हर्टविग ने सबसे पहले साइटोलॉजी शब्द दिया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने की जो विज्ञान है वो क्या कहलाता है, विज्ञान की जो शाखा है वो आपका साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना या यूँ करें कार्य, वृद्धि व विकास से संबंधित है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कोशिका विज्ञान कहलाती है, जिसे जीवन की इकाई भी कहते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सी जवाब दिया था, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है। प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दीजिए। और क्लास खत्म होने के बाद में आप लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके चले जाते हो। आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है ताकि आप लोगों के कमेंट में पढ़ सकूं। और वैसे यहाँ पर जितना भी मैं सोर्स दूंगा बिल्कुल 99.99% ऑथेंटिक सोर्स से डेटा लेता हूँ, ताकि आपको गलत जानकारी ना दे पाऊँ, है ना। आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले और आप सही प्रश्न को सोल्व करें। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 से 10 माइक्रोन, बी है आपका 5 से 100 माइक्रोन, सी है 1 से 100 माइक्रोन और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब आपको जवाब देना है। कोशिका जो है उसका अंदर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो सुविकसित नहीं होता है और यूकैरियोटिक में विकसित होता है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक के अंदर झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 से 10 माइक्रोन, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1 से 10 माइक्रोन इसका आकार होता है। अगर आपसे यूकैरियोटिक का पूछा जाता है तो यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक का जो आकार होता है वो होता है आपकी 5 से 100 माइक्रोन के, है ना। माइक्रोन की अगर बात करें तो माइक्रोन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वहाँ पर अगर यूनिट आपको याद नहीं है तो कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है बिल्कुल बेटा सबका सही जवाब है। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। आप लोगों को बताना है गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्षारकीय फुस्चिन, क्षारकीय नहीं है ये क्षारकीय फुस्चिन है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन नंबर बी है सेफ्रेनिन, सी है मेथिलीन ब्लू और डी है कोरमीन या कार्बिन भी कह सकते हैं इसको। इसका जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, डी। ग्राम अभिरंजन तकनीक के द्वारा के अंदर भी अपन डिस्कस करेंगे कि ग्राम अभिरंजन तकनीक जो है वो क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कभी। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि जो गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त रंग होता है उसकी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बिन जो है, कार्बिन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी का जवाब दिया है बिल्कुल बेटा सबका सही जवाब है ना। आगे बात समझ में, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है
कि नई कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अजैविक पदार्थों से, ऑप्शन नंबर बी है पुरानी कोशिकाओं से, सी है आपका कोशिका द्रव से और डी है जीवाणु किण्वन से। आप लोगों को जवाब देना है कोशिका का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है। कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि नई कोशिका का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है ना। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें अपन तो इसका राइट आंसर जिन भी बच्चों ने दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है। पुरानी कोशिकाओं से या पूर्व में स्थित कोशिका से, है ना। पूर्व में स्थित जो कोशिका होती है उन्हीं के द्वारा कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जीवन की इकाई कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। प्रश्न दिया गया है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 5 है आपका जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रिक्तिका, बी है आपका तारक काय, सी है लाइसोसोम और डी है उपरोक्त सभी। आप लोगों को जवाब देना है। देखिए जंतु और पादप कोशिका दोनों ही अलग अलग कोशिकाएं हैं, बेसिक सा आप लोगों को पता है। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में इनमें से कौन सा अंग अनुपस्थित होता है, आप लोगों को लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बिल्कुल सभी बच्चों के जो आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सभी बच्चों की तैयारी अच्छी है। आप जो अपनी तैयारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने हैं, ताकि आपका जो माइंड सेट है या मैं यूँ कहूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बूस्ट अप हो सके, है ना। यहाँ हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका जो है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा अंग अनुपस्थित होता है। रिक्तिका के अलावा अगर अपन बात करें, रिक्तिका इसके अंदर अनुपस्थित होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि तारक काय, तो तारक काय इसके अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। फिर इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिक्तिका जो है इसके अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो है इसके अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। तो लाइसोसोम और तारक काय उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या क्या उपस्थित होता है, तो कोशिका झिल्ली वशिष्ठीकरण ये भी उपस्थित होता है इसके अंदर। फिर इसके अलावा लाइसोसोम तारक काय हो गए, ये उपस्थित होता है। अनुपस्थित की बात करें तो कोशिका भित्ति का ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका के अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कभी आगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सूत्रकणिका, बी है केंद्रिका, सी है तारक काय और डी है रिक्तिका। जवाब देना है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा अणु। यहाँ पर जवाब देना है एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है। सभी बच्चों के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये क्लास आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस पे देख रहे हो तो नीचे एक दूसरा चैनल जो है उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, एग्ज़ाम सिलेक्शन के नाम से चैनल है। और उस चैनल के ऊपर रोज़ाना शाम को 5 बजे एग्रीकल्चर की क्लास होती है और रोज़ाना शाम को 9 बजे बायोलॉजी की क्लास होती है। इन दोनों ही क्लासों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो और इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इसके आंसर की। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, या सूत्रकणिका को अपन माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसको बोला जाता है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, क्योंकि पावर हाउस की अगर बात करें तो इसके अंदर किसका निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा अणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका भित्ति की खोज। यहाँ पर जवाब देना है कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है ल्यूवेनहॉक और डी है श्वान और श्लीडेन। जवाब देना है कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोशिका भित्ति की खोज, है ना। कमेंट करके बताना है। बिल्कुल आप सभी लोगों के जो कमेंट हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोशिका भित्ति के बारे में हम बात करें तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं या जो कवक कोशिकाएं होती हैं या कुछ ऐसे समूह प्रोटिस्टा के समूह होते हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका का सबसे बाहरी जो कोशिका है उसका सबसे बाहर पाए जाने वाला कठोर सुरक्षात्मक आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। और ये कोशिका को विशिष्ट आकृति प्रदान करने में भी सहायक होता है। ये आपके पादप कोशिका के अंदर होगी, बिल्कुल, जिसको सेल वॉल भी अपन बोलते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर जिन बच्चों ने दिया है रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट हुक जिन्होंने क्या की थी, मृत कोशिका की खोज भी की थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज के लिए ल्यूवेनहॉक आ जाएगा। फिर बात करते हैं श्वान और श्लीडेन जो है, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी या कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत जो है अगर आपसे पूछता है
तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपका श्वान और स्लीडेन ने, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक की खोज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, अगर क्लास आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से संभव हुआ है। प्रश्न को ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से संभव हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका भित्ति का अध्ययन, बी है कोशिका झिल्ली का अध्ययन, सी है कोशिका खोज, और ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक की खोज। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आप सब लोगों को पता है किसने डेवलप किया था। आप सब लोगों को पता है, दो वैज्ञानिक थे, नोल्वे रस्का नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। अब यहाँ पर जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सबका सही जवाब है। कोशिका झिल्ली जो है उसकी खोज के बाद में उसका जो अंदरूनी अध्ययन था, उस अध्ययन को करने के लिए एक विशेषतम या एक एडवांस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, जिसकी खोज नोल्वे रस्का ने की थी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नोल्वे रस्का ने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी उसके बाद में ही अपन वायरस का अध्ययन भी कर पाए थे। वायरस के अलावा वायरियन, प्रियन, वायरोइड जो हैं ये बहुत ही सूक्ष्मतम होते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आज का है। यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका द्रव, थोड़ा क्वेश्चन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव में होता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रोटोप्लाज्म, बी है आपका केंद्रक, सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। आपको जवाब देना है कोशिका द्रव के अंदर क्या होता है। कोशिका द्रव जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन सभी को क्लास पूरी अटेंड करनी है। अगर इजी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इसके बारे में अगर अपन बात करें तो कोशिका द्रव जो है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों ही होते हैं। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल बेटा सबका सही जवाब है। यहाँ पर एक तो होता है आपका कोशिका द्रव जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका केंद्रक, और ये दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दोनों ही मिलकर आपके कोशिका द्रव का निर्माण करते हैं, जिसको अपन साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं ना, साइटोप्लाज्म भी इसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, आगे बात समझ में। इसके अलावा अगर बात करें साइटोप्लाज्म की तो प्रोटोप्लाज्म का जो द्रव होता है उसके केंद्र के बाहर तथा प्लाज्मा झिल्ली के नीचे स्थित होता है, और उसे ही अपन क्या कहते हैं, उसे ही अपन कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा अपन बात करें पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका क्रियाएं जो होती हैं, उन कोशिका क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव एक प्रमुख स्थल होता है ना। कोशिका की विभिन्न क्रियाएं जो है वो कोशिका द्रव के अंदर ही होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आपका स्क्रीन पर है। निम्न में से कोशिका का लक्षण नहीं है, आपको जवाब देना है निम्न में से कोशिका का लक्षण कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मीजोसोम, या ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मेरे हिसाब से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर शायद एक कोशिकीय या द्विकोशिकीय आएगा, कोशिका का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक आएगा, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण आप लोगों को बताना है कि निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में मीजोसोम, बी है आपके पास में कुंडलित डीएनए झिल्ली युक्त अंग, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषी झिल्ली तंत्र, और ऑप्शन नंबर डी है झिल्ली युक्त अंग। जवाब देना है आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है, इसका आपको कमेंट करके बताना है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं, मिसप्रिंट हो जाते हैं, लेकिन उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं, है ना। यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो बच्चों कमेंट करके आप लोगों को बताना है। क्लास भी कैसी लग रही है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला झिल्ली युक्त अंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है, तो झिल्ली युक्त अंग जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का अंग नहीं है। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जवाब देना है आप लोगों को। शैवाल की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए है सेल्यूलोज, बी है गैलेक्टेंस, सी है आपका मेंसेंस तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सभी। यहाँ पर जवाब देना है कि शैवाल जो है उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? जवाब देना है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैननेंस भी होता है वो, हाँ बिल्कुल, और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज भी आ सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा मुख्य रूप से जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्थल है। आप लोगों को जवाब देना है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो कहाँ पर बनती है? ए है आपका गोल्जिकाय में, बी है सूत्र कणिका में, सी है RER और डी है SER। RER का मतलब क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्थल, तो इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर जिन बच्चों ने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब है ना। गोल्जिकाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जिकाय के अलावा अगर अपन बात करें तो गोल्जिकाय जो है इसकी खोज के बारे में कहा जाता है कि कैमिलो गोल्जी, है ना। कैमिलो गोल्जी नामक जो साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा सूत्र कणिका के बारे में मैं बता चुका हूँ। सी बेंडा जो थे उन्होंने इसको नाम दिया था, सी बेंडा जो थे उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? सी बेंडा ने इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। इसके अलावा अंतःप्रद्रवी जालिका जो दो प्रकार की होती है, एक होती है RER, एक होती है SER, ठीक है। यानी कि एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है किस अंग को छोड़कर सभी में राइबोसोम पाए जाते हैं? जवाब देना है आप लोगों को निम्न में से किस अंग को छोड़कर सभी में राइबोसोम पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में जीवाणु, बी है आपके पास में RER, सी है आपके पास में गोल्जिकाय और डी है आपके पास में सूत्रकणिका। ये थोड़ा नाम बड़ा होता है बेटा, RER यानी कि इसको लिखना पड़ता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में RER लिख देता हूँ, है ना। बहुत सारे जो टीचर्स हैं इसको RER के नाम से ही लिखते हैं। तो यहाँ इसका जवाब देना है किस अंग को छोड़कर सभी में राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको जवाब देना है किस अंग को छोड़कर सभी में राइबोसोम पाए जाते हैं ना। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला गोल्जिकाय। गोल्जिकाय जो है उसके अंदर उसको छोड़कर सभी के अंदर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में अगर बात करें तो ये प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कहलाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा कोशिका के सबसे छोटे अंग होते हैं, कोशिका के सबसे छोटे अंग होते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, इसका जवाब देना है लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है? आप लोगों को जवाब देना है लाइसोसोम जो है उसके अंदर कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है। ए है आपका लाइपेज व प्रोटीएज, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है पॉलीमरेज और डी है न्यूक्लियस। जवाब देना है लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित हो जाएगा? कमेंट करके बताना है। बिल्कुल बेटा, सभी बच्चों की जो तैयारी है, आप लोगों के जो कमेंट है उन कमेंट के आधार पर सभी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है। आप अपनी तैयारी को यूँ ही बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। यहाँ पर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो लाइसोसोम में निम्नांकित में से कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है? प्रश्न आपका ये था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि पॉलीमरेज, है ना। पॉलीमरेज जो है इसके अंदर क्या होता है? अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि प्लास्टिड नाम जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका ल्यूवेनहॉक ने, बी है आपका हेकल ने, सी है आपका नोल्वेरस का और ऑप्शन नंबर डी है आपका टेंसले या एजी टेंसले। जवाब देना है प्लास्टिड नाम जो है वो किसने दिया था? कमेंट करके बताना है बेटा प्लास्टिड नाम किसने दिया था, ए बी सी या डी, है ना। कमेंट करके बताना है आप लोगों को। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मैं फिर आप सब लोगों से कह देता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दे रहा हूँ मैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सअप करना है। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ से आप फ्री PDF नोट्स वगैरह सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो। इस क्लास की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ से। और इसके अलावा बात करते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो हेकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हेकल जो थे उन्होंने प्लास्टिड नाम दिया था, कोशिका अंग होता है।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास थोड़ी छोटी लेंगे, क्योंकि कल बच्चों की संख्या कम थी। अगर आज भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर इस क्लास पर थोड़े अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, आप लोगों को शेयर कर देते हो, तो कल अपन क्लास जो है उसको अपन थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी ज़्यादा कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर से कह देता हूँ, अगर ये क्लास आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस पे देख रहे हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ से आप एग्ज़ाम सिलेक्शन को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस वहीं पर लगती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।